स्वागत है दोस्तों इंजीनियर कोड क्लास में। आज हम बात करेंगे मॉस के सेक्शन 100 जिसमें हम बात करेंगे क्लोज 110 जो है पब्लिक यूटिलिटीज, ड्राइंग्स, शेड्यूलिंग द अफेक्टेड सर्विसेज लाइक वाटर पाइप, सीवर्स, ऑयल पाइपलाइन, केबल, गैस डक्ट etc। प्रभावित सेवाओं जैसे पानी की पाइप, सीवर, तेल पाइपलाइन, केबल, गैस नलिकाएं आदि का आरेखन। यानी कि एक ड्राइंग बनाई जाएगी कि अपने कंस्ट्रक्शन में कौन सी यूटिलिटी जो है वो अफेक्टेड हो रही है और जिनको रिमूव करना है या रिलोकेशन करना है। ओन्ड बाय वेरियस अथॉरिटीज इंक्लूडिंग पब्लिक अंडरटेकिंग एंड लोकल अथॉरिटीज इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स shall be verified by the contractor for the accuracy of the information prior to the commencement of any work। यानी कि अनुबंध दस्तावेजों में शामिल सार्वजनिक उपकरणों और स्थानीय प्राधिकरणों सहित विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों की जानकारी की सटीकता के लिए ठेकेदार द्वारा किसी भी कार्य के प्रारंभ से पहले सत्यापन किया जाएगा। यानी कि जो भी लोकल अथॉरिटीज हैं और पब्लिक अंडरटेकिंग जो अथॉरिटीज हैं उनकी जानकारी पहले ही करनी है कि अपने रोड के कार्य में कौन कौन सी लाइनें आ रही है, उनसे रिलेटेड डिपार्टमेंट कौन से हैं, तो उन सब की जानकारी पहले ही ली जानी है। द कॉन्ट्रैक्टर शैल शेड्यूल वर्क इन सच ए मैनर्स एज टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग यूटिलिटी फैसिलिटीज अंटिल दे आर रिलोकेटेड, अबेंडेंड और रिप्लेस्ड। यानी कि ठेकेदार कार्य की समय सारणी इस प्रकार बनाएगा कि मौजूदा उपयोगिता सुविधाओं को तब तक सुरक्षित रखा जा सके जब तक कि उन्हें स्थानांतरित, त्याग या प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता। इसमें यह बताया गया है कि जो भी यूटिलिटी आ रही है अपने रोड कंस्ट्रक्शन में उनको इफेक्ट नहीं करना है। यानी कि ठेकेदार जब काम करेगा तो जो यूटिलिटी आ रही है उनको ऐसे ही नहीं कि हटा दिया है। ठेकेदार को एक ऐसी समय सारणी बनानी है कि हम जैसे जैसे काम करते जाएंगे तो कौन सी सुविधाओं को हटाना पड़ेगा या रिलोकेट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है और उन चीजों को हटाना है और उनका उपयोग बनाए रखना है। द कॉन्ट्रैक्टर शैल इंश्योर दैट ऑल यूटिलिटीज एनकाउंटर्ड विद इन द राइट ऑफ वे, OFC केबल्स, टेलीफोन, पावर, वाटर सप्लाई, सीवरेज और एनी अदर रिमेन ऑपरेशनल एट ऑल टाइम्स। यानी कि ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि मार्गाधिकार के अंतर्गत आने वाली सभी सुविधाएं जैसे OFC केबल, टेलीफोन, बिजली, जलापूर्ति, सीवरेज या अन्य सभी हर समय चालू रहे। यानी कि अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो ऐसा नहीं है कि हमने उनको रिलोकेट करना है तो हटा दिया और फिर उनको वापिस से नहीं जोड़ा, उनको चालू रखना है, स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके। जैसे बिजली लाइन हटा ली है तो डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेंगे और अपने बिजली का कट लेंगे और हैंड टू हैंड ऐसी प्रोसेस रखेंगे कि कम से कम टाइम में उनको जोड़ के और आगे कार्य हम कर सके ताकि पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है दोस्तों। एनी यूटिलिटी इफ डैमेज्ड ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन शैल बी प्रॉम्प्टली रिपेयर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर एट हिज कॉस्ट। यानी कि निर्माण कार्य के कारण यदि कोई उपयोगिता क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ठेकेदार द्वारा उसकी तत्काल मरम्मत अपने खर्च पर की जाएगी। यानी कि जो भी इफेक्ट आता है कंस्ट्रक्शन करने के दौरान उसकी मरम्मत भी ठेकेदार को करनी है और उसका पैसा भी नहीं मिलेगा, ठेकेदार को खुद अपनी कॉस्ट पर ही उसको ठीक करना है। नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट that the information on affected services may not be exhaustive। यानी कि इस तथ्य के बावजूद कि प्रभावित सेवाओं के बारे में जानकारी संपूर्ण नहीं हो सकती। इसका कहने का मतलब कि डिपार्टमेंट से भी या ड्राइंग में भी अपनी चीजें दी होती है, अगर उससे भी जानकारी पूर्ण नहीं है तब भी अगर वहाँ की उस लोकेशन पे मान लो कि अपने को ड्राइंग में या कहीं डिपार्टमेंट द्वारा कोई चीज नहीं बताई गई है या नहीं पता चली, लेकिन फिर भी हमें कार्य इस तरीके से करना है कि जो भी यूटिलिटी आती है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है और उनको डैमेज नहीं होने देना है। द फाइनल पोजीशन ऑफ दीज सर्विसेज विद इन द वर्क्स शैल बी supposed to have been indicated based on the information furnished by different bodies and to the extent the bodies are familiar with the final proposals। यानी कि कार्यों के अंतर्गत इन सेवाओं की अंतिम स्थिति विभिन्न निकाय द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तथा
निकायों की अंतिम प्रस्तावों से परिचितता के आधार पर दर्शाई गई मानी जाएगी। यानी कि डिपार्टमेंट से और अपने सर्वे से जो जानकारी होती है उसके आधार पर ही हमें ये चीजें दर्शाई गई होती है। फिर भी अगर कोई चीज रह जाती है तो अपने को उस पर काम करना है और बिना डैमेज किए अपने को काम करना। द इमीडिएट स्टेज ऑफ द वर्क आर however unknown at the design stage, these being dictated by the contractor's method of working। यानी कि हालांकि कार्य के मध्यवर्ती चरण डिजाइन चरण में ज्ञात है, ये ठेकेदार के काम करने के तरीकों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। इसमें ये बताया गया है कि एक वर्क जो है, एक वर्क कंडीशन जो है, उसके बाद दूसरा काम करना है, उसके बाद तीसरा काम करना है। ये सब चीजें डिजाइन में नहीं दिखाई गई होगी। डिजाइन जो होता है, ड्राइंग होती है, उसमें ये चीज नहीं दिखाई जाती। ये कॉन्ट्रैक्टर खुद डिसाइड करेगा कि कब कौन सा काम करना है, कितने मीटर का करना है, कौन सी स्टेज पे करना है। ये सब चीजें कॉन्ट्रैक्टर खुद डिसाइड करेगा। अकॉर्डिंगली the contractor's program must take into account the period of notice and duration of diversionary works of each body as given on the drawing end। तदनुसार ठेकेदार के कार्यक्रम में प्रत्येक निकाय के नोटिस की अवधि और पथानांतरित कार्यों की अवधि को ध्यान में रखना चाहिए, जैसा कि चित्रों में दिखाया गया है। यानी कि जो ड्राइंग जो दिए गए हैं, अपने जो कार्यक्रम जो बनाया है, कि जो शेड्यूल हम बनाते हैं वर्क का, कि कौन सा काम कितने दिन में करना है, कब करना है, वो चीजें दिखाई गई होती है और उनके अकॉर्डिंग ही अपने को काम करना है। ठीक है दोस्तों। The contractor must also allow for any effect of these services and alterations upon the works and for arranging regular meeting with the various bodies at the commencement of the contract and throughout the period of the works। और ठेकेदार को कार्य पर इन सेवाओं और प्रयुक्तों के किसी भी प्रभाव के लिए भी अनुमति देनी चाहिए और अनुबंध के प्रारंभ में और कार्यों की पूरी अवधि के दौरान विभिन्न निकायों के साथ नियमित बैठकों की व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें यह है कि जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड यूटिलिटी आ रही है और हमें उनके साथ बैठकें करनी है कि कब हम काम करेंगे उस पे, कब हमें रिमूव करेंगे, कब हमें वापस उसको जोड़ेंगे। तो ये मीटिंग में डिसाइड होगा और उसके अनुसार हम आगे काम करते जाएंगे। The contractor shall have no objection if the public utility bodies vary their decision in the execution of their proposal in terms of program and construction, provided that in the opinion of the engineer। यानी कि यदि सार्वजनिक उपयोगिता निकाय कार्यक्रम और निर्माण के संदर्भ में अपने प्रस्तावों के निष्पादन में अपने निर्णयों में परिवर्तन करते हैं तो ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी, बशर्ते कि इंजीनियर की राय में। यानी कि उससे रिलेटेड जो भी कार्यक्रम बनाए गए हैं और जो डिपार्टमेंट ने चेंजेस किए हैं, यानी कि किसी कारणवश मान लो कोई चीज नहीं हो पाई दूसरे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, और वो डिपार्टमेंट चाहता है कि आज नहीं, हमें वो चीज कल करनी है, तो ठेकेदार को उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब वो डिपार्टमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। और पर शर्त ये है कि इंजीनियर की राय हो, इंजीनियर को इस चीज का पता हो। वो अगर कहे कि हाँ उनके अकॉर्डिंग काम करो तो हमें उनके अकॉर्डिंग काम करना है। द कॉन्ट्रैक्टर हैज रिसीव्ड रिस्पॉन्सिबल नोटिस देयरऑफ बिफोर द रिलेवेंट अल्टरेशन आर पुट इन हैंड। संबंधित परिवर्तनों को लागू करने से पहले ठेकेदार को इसकी उचित सूचना मिल गई हो, और ये अगर कोई चेंजेस किया गया हो उससे संबंधित ठेकेदार को पहले से सूचना मिलनी चाहिए। ये अंडर कंस्ट्रक्शन साइट का फोटो है दोस्तों। जैसे हम वर्क करते हैं तो उसमें यूटिलिटी जो भी आती है उनको हटाया जाता है, फिर अपना जो कैरिज वे है, जो रोड बनाना है, वो ऐसे पूरा एकदम क्लीन तरीके से बनाना है अपने को। यहाँ अगर कोई यूटिलिटी थी, यहाँ कोई यूटिलिटी थी, उनको रिमूव करेंगे और ये देखिए पूरी सेफ्टी के साथ हमें काम करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। आगे की हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।